हेलो फ्रेंड्स, अब आज की क्लास में हम करेंगे WH फैमिली के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे। वेयर मीन्स होता है कहाँ। वेयर इज द सेंटर ऑफ एग्जाम्स, उसके एग्जाम्स की मतलब परीक्षा का सेंटर केंद्र कहाँ पड़ा है। वेयर डज ही लिव इन कैनेडा, मतलब वह कनाडा में कहाँ रहता है। वेयर इज योर इंटरव्यू गोइंग टू बी हेल्ड, टू बी हेल्ड मीन्स कहाँ होने वाला है। वेयर डज शी कीप हर बुक्स, वह अपनी किताबें कहाँ रखती है। अब चलते हैं हाउ से देखते हैं सेंटेंसेस। हाउ मतलब होता है कैसे। हाउ वॉज योर डे, तुम्हारा दिन कैसा था। हाउ इज देयर बिजनेस गोइंग ऑन, उनका व्यापार कैसा चल रहा है। देयर मीन्स होता है उनका। हाउ कैन दे बी पनिश्ड, उन्हें सजा कैसे दी जा सकती है। पनिश मीन्स होता है सजा देना। हाउ डू यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, आप अपनी फीलिंग्स मतलब भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं। ये तो हो गए कुछ बेसिक सेंटेंसेस जो हम रेगुलर यूज में करते हैं, ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। लेकिन अब इसके बाद हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे और उनके रूल्स सीखेंगे कि हम डेली लाइफ में उसे कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रूल्स। हु, व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन और हाउ, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आता है। लेकिन अगर विच, हुज, हाउ मेनी या हाउ मच ऐसे वर्ड्स होते हैं तो उनके बाद में ऑब्जेक्ट जरूर आता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था विच हाउस, विच हाउस इज लाइंग वेकेंट, तो अब ये हाउस क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। या मैं कहूँ हुज मनी वॉज स्टोलन, whose money was stolen मतलब किसके पैसे चोरी किए गए थे। तो अब यहाँ क्या हो गया, तो which और whose के बाद में हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ये सामान आता ही आता है। सिर्फ which house was लिख सकते हैं lying vacant, कौन सा घर खाली पड़ा था, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं हाउ मेनी बनानास डू यू वांट, हाउ मेनी बनानास डू यू वांट। या हम कहते हैं हाउ मच मनी वॉज स्टोलन। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुज मनी वॉज स्टोलन, वैसे हम कर सकते हैं हाउ मच मनी वॉज स्टोलन, मतलब कितने पैसे चोरी हुए थे या चोरी गए थे। तो यहाँ पर इन सबके बाद देखिए विच हो, हुज हो, हाउ मैनी हो या हाउ मच हो, इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आ ही रहा है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था। हु इज योर फ्रेंड, वॉट आर यू डूइंग, वाई आर यू डूइंग दिस, वेयर इज ही गोइंग, वेन डू यू गो टू बेड या हाउ डू यू डू योर होमवर्क। तो ये सारे शब्द ऐसे हैं जिसमें हम सीधे हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, इनके बाद ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती। अब चलते हैं अगले रूल पे। अब जैसे मैंने यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि उनके बाद में WH फैमिली के बाद में हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज करना है, क्योंकि सबको इसका आइडिया नहीं होता, तो मैंने एक बार लिख दिया है। डू, डज, डिड, विल, शैल, ये वर्ड्स जब भी लगते हैं तो ये एक्सक्यूज मी, तो ये इनडेफिनिट टेंस में लगते हैं और इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाती है। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये कंटिन्यूअस टेंस के ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इनके साथ हमेशा V1 प्लस ING लगता है। हैज, हैव और हैड, ये परफेक्ट टेंस में आते हैं और परफेक्ट टेंस में सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। और हैज बीन, हैव बीन, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पार्ट हैं, इनके साथ हमेशा V1 प्लस ING आता है। अब जैसे मान लीजिए मुझे हु से एक सेंटेंस लिखना है, जैसे मैं कहती हूँ हु इज ट्राइंग टू
किल हिम, उसे कौन मारने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो WH फैमिली हो गई। फिर यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब क्योंकि इज एम आ रहे हैं तो यहाँ पे V1 प्लस ING हो गया। अब इसके बाद में ये बाकी के सारी जितने भी वर्ड्स हो गए इनको हम कहेंगे अदर वर्ड्स। इनमें चेंजेस नहीं होते। चेंजेस बेसिकली होते कहाँ हैं? चेंजेस होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से। अब जैसे अगर मुझे लिखना है when do you go to bed, तुम सोने कब जाते हो। तो अब जब डू लिखा है और यू लिखा है तो डू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी लिखा हुआ है। तो हम इसे डू के बाद में गो लगाएंगे, गोइंग नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे इज होता या व्हेन डज ही, अच्छा अब अगर मैं इसे लिखती हूँ व्हेन डज ही तो ये होता गो। अब यहाँ डज है तो भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई है। ओके, और चलते हैं अगले सेंटेंसेस पे। अब मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं। जैसे मैं कहती हूँ whom will he call for help in emergency, अगर कोई इमरजेंसी पड़े, जरूरत पड़े तो फिर वो किसको बुलाएगा मदद के लिए। अब जब मैंने will लिखा है तो फिर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। लेकिन अब अगर मैं कह रही हूँ what has he written in his diary, उसने अपनी डायरी में क्या लिखा है, तो ये रिटन जो हो गई इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। बेसिकली ये सेंटेंसेस जो करने हैं वो हमें टेंस में करना है, लेकिन मुझे एक बार बताना था कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हम कैसे यूज करते हैं, इसलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जैसे whom, how, इनके साथ अगर कुछ दूसरे वर्ड साथ में लग जाते हैं, कुछ दूसरे प्रीपोजिशंस लग जाते हैं तो उनकी मीनिंग जो है थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। अब जैसे मैंने लिखा है विद whom का मतलब होता है किसके साथ। एक मिनट मैं इसके नंबरिंग कर देती हूँ ताकि वो ज्यादा इजीली समझ में आए। विद whom मतलब होता है किसके साथ, बाय whom मतलब किसके द्वारा, टूवर्ड्स whom मतलब किसकी तरफ, अबाउट whom मीन्स किसके बारे में, फॉर whom मतलब होता है किसके लिए, टू whom का मतलब होता है किसको, या आफ्टर whom का मतलब होता है किसके पीछे। अब जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ विद whom आर यू गोइंग टू द मार्केट, बाय whom विल दिस वर्क बी डन, टूवर्ड्स whom हिज टॉन्ट्स वेर डायरेक्टेड मतलब उसके जो ताने थे वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे, अबाउट whom वॉज दैट मैन आस्किंग, वो आदमी किसके बारे में पूछ रहा था, फॉर whom हैज ही ब्रॉट द मेडिसिन, ये दवाइयाँ वो किसके लिए लेके आया है, टू whom डू यू वॉन्ट टू मीट, आप किसको मिलना चाहते हो, किससे मिलना चाहते हो, आफ्टर whom किसके पीछे, आफ्टर whom आर यू गोइंग तुम किसके पीछे जा रहे हो। तो ये सेंटेंसेस तो हो गए whom से। अब हम करते हैं कुछ सेंटेंसेस हाउ से रिलेटेड। अब मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं हाउ से। हाउ मतलब वैसे तो होता है कि कैसे, है ना, लेकिन अब जब इनके साथ कुछ दूसरे वर्ड्स लग जाते हैं तो इनका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ हाउ ऑफन तो कितनी बार, अक्सर के ख्याल में आता है इसका। हाउ लॉन्ग मतलब कितनी देर से, हाउ ओल्ड मतलब कितना पुराना, हाउ मेनी मतलब कितनी बार या कितना, दोनों ही मीनिंग होते हैं इसके। हाउ मच भी होता है कितना। तो अगर हम मैनी कहते हैं तो मैनी जो होता है ये काउंटेबल चीजों के लिए यूज करते हैं। जैसे हाउ मेनी बनानाज यू वांट टू टेक, तो बनानाज तो वी कैन काउंट, तो उसमें हाउ मेनी लगाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ हाउ मच शुगर डू यू वांट टू हैव, तो शुगर तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते चीनी को कि एक चीनी दो चीनी, तो हम उसमें मच लगाएंगे क्योंकि वो अनकाउंटेबल होता है। हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर। अब समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से हाउ ऑफन डू यू गो टू योर विलेज, आप अपने गांव कितनी बार जाते हैं। विलेज को हम होम टाउन भी कह सकते हैं अगर वो शहर के नजदीक है, मतलब बनता हुआ शहर है तो। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन वेटिंग देयर, वो कितनी देर से वहां पे इंतजार कर रहा है। हाउ ओल्ड इज दिस फर्नीचर, ये फर्नीचर कितना पुराना है। हाउ मेनी ऑरेंजेस डू यू वांट, ठीक है। हाउ मच शुगर डू यू वांट,
या हाउ फार इज हर स्कूल फ्रॉम हर हाउस। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कितना कितनी के सेंस में आ गया, जबकि सिर्फ अगर हाउ होता है तो उसे हम कहते थे कैसे। अब चलते हैं हम कुछ अगले वर्ड्स पे भी। अब समझते हैं कुछ हम सेंटेंसेस एल्स से रिलेटेड। अगर हम लिखते हैं, अगर WH फैमिली आता है, WH फैमिली के बाद में एल्स लिखा हुआ होता है, तो होता क्या है, ये जो भी ये फैमिली का ये इसका इन सब का जो भी मतलब होता है ना, जो भी मीनिंग होती है वो डबल हो जाती है, वो ऐड हो जाती है। जैसे हु मतलब कौन होता है। ठीक है, चलो मैं इसे और कौन लिख देती हूँ, सॉरी दिमाग से स्लिप हो गया था। कौन कौन कौन, हु मतलब कौन होता है, तो अगर एल्स लगा दिया साथ में तो उसका मतलब हो गया और कौन या कौन कौन। वेयर एल्स, वेयर का मतलब कहाँ होता है, अगर एल्स भी लगा दिया तो और कहाँ या फिर कहाँ कहाँ जाना है वैसे। वॉट का मतलब होता है क्या, तो वॉट एल्स का मतलब हो गया क्या 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 सामान चीज क्या क्या चीजें लानी है मार्केट से। whom else मतलब और किसे, किस किस को। why else का मतलब हो गया और क्यों। when else का मतलब हो गया और कब। how else का मतलब हो गया और कैसे। जैसे who else is going to the market या who else is going to the picnic with you। where else shall we go, हम और कहाँ जाएंगे। what else shall I bring from the market, मैं मार्केट से और क्या क्या सामान लाऊं। whom else are you taking with you, तुम और किस किस को अपने साथ लेके जा रहे हो। why else should we do this, हमें और क्यों ये काम करना चाहिए। when else shall we go there, हम और कब फिर वहां जाएंगे। how else can we do this work, हम और कैसे ये काम कर सकते हैं। तो ये सेंटेंसेस तो हो गए else से। अब हम सीखते हैं एवर से। अब एवर से रिलेटेड सेंटेंसेस करते हैं। एवर के साथ अगर हु जुड़ जाता है तो उसका मतलब होता है जो भी, हु एवर मतलब जो भी। whomsoever जिस किसी को भी। however मतलब किसी भी तरह। whenever मतलब जब भी। wherever मतलब जहां भी। whatever मतलब हो गया जो भी। अब जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ whoever has done shall be punished, जिसने भी ये काम किया है उसे सजा मिलेगी। या मैं कहती हूँ कि he may ask whomsoever he want to, सेंटेंसेस लिखने में बहुत टाइम लगेगा। whomsoever he wants he may ask। however you have to finish this project on time, किसी भी तरह आपको ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा करना होगा। whenever you want you may come to my home, जब भी आप चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। wherever से हम कह सकते हैं I shall go wherever I want to, मैं जहाँ भी जाना चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ। whatever you want to do you may do, आप जो भी चाहो वो कर सकते हो। तो ये थे कुछ सेंटेंसेस, और बेसिकली मैंने ये वर्ड्स लिखे हैं। सेंटेंसेस लिखना बहुत मुश्किल पड़ता है, काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, तो आप इनको एक जगह रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए ताकि ये समझना आसान हो। मैंने खुद से पूरी कोशिश की है कि मैं ज़्यादातर रूल्स आपको बता दूँ। आप इन सबको रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए, और अगर अब भी कुछ पूछना बाकी रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।